हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। आज हम लोग एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वेइंग बैलेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वेइंग बैलेंस क्या होते हैं, कैसे उन्हें ऑपरेट करना है, कितने टाइप के बैलेंस होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वेइंग बैलेंस का। इसके अलावा कैलिब्रेशन हम लोग वेइंग बैलेंस का कैसे करते हैं एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, एनालिटिकल वेइंग बैलेंस। तो आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, व्हाट इज वेट एंड वेइंग। इसके अलावा वेट वर्सेस मास, हिस्ट्री ऑफ बैलेंस, टाइप ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेइंग बैलेंस, लोकेशन ऑफ बैलेंस, वेइंग प्रोसीजर, फिजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेइंग, और इसके अलावा कैलिब्रेशन ऑफ बैलेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा। तो ये टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक। तो हमारा पहला जो पॉइंट है दैट इज़ वेट एंड वेइंग। तो वेट क्या होता है? सबसे पहला, वेट इज डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही वेट भी ज़्यादा होगा। मतलब वेट टोटली डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। सो इफ़ अगर ग्रेविटी ज़ीरो है, जैसे स्पेस की अगर बात करें, ग्रेविटी ज़ीरो है तो वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वेइंग इज ए प्रोसेस टू वे द ऑब्जेक्ट। वेइंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को वे करते हैं। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट जो वेट है उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। मास, अब मास की बात करते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी मैटर के अंदर कितना, किसी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, सपोज आप पेन लो, पेन को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगा, वो प्लास्टिक उस पेन का मास होगा। सो मास डज नॉट चेंज व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट द वेट विल बी चेंज। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। सपोज अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, जैसे कि अगर हम स्पेस में गए, जैसे एस्ट्रोनॉट का एग्जांपल है, एस्ट्रोनॉट बिकम्स वेटलेस इन द स्पेस ड्यू टू जीरो ग्रेविटी, बट मास विल बी द सेम। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनका मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉडी, उनके अंदर हड्डियाँ या उनके अंदर जो ब्लड है वो चेंज नहीं होगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, बट उनका वेट चेंज हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। सो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी जीरो होता है या ग्रेविटी चेंज होता है तो वेट भी चेंज होगा। मास डज नॉट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मास किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर वहाँ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मास सेम रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेट एंड वेइंग। सो वेइंग इज द प्रोसेस। वेइंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वे करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बैलेंस। History of balance. So the modern analytical balance is developed in the mid of 18th century. जो modern analytical balance है वो 18th century के mid में develop हुए थे। In Persia 1935 single pen weighing balance is developed. The Persian balance was highly accurate and precise.
पर्शिया के अंदर 1935 में सिंगल पेन बैलेंस वेइंग बैलेंस डेवलप किया गया था। द पर्शियन बैलेंस वाज हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। उससे पहले क्या था कि जो पेन था, जो बैलेंस था, उसमें 2 पेन यूज़ करते थे। सो 2 पेन यूज़ करते थे, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते थे बाइलेंक्स। जो बैलेंस डेराइव हुआ है, एक टर्म है बाइलेंक्स, उससे ये बैलेंस टर्म डेराइव हुआ है। बाइलेंक्स का मतलब होता है 2 पॉइंट्स। तो इसके बाद पर्शिया के अंदर 1935 में सिंगल पेन वेइंग बैलेंस डेवलप हुआ, और जो पर्शियन बैलेंस था उसकी एक्यूरेसी लेवल, उसका प्रेसिजन बहुत हाई था। सो नाउ ए डे वेरियस कंपनीज आर प्रोड्यूस्ड एनालिटिकल बैलेंस विच आर वेरी हाई एंड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो बहुत सारी कंपनीज अभी आजकल बहुत सारी कंपनीज वेइंग बैलेंस प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि मेटलर है, मेटलर टोलेडो है, इसके अलावा सार्टोरियस है, LCGC है। बहुत सारी कंपनीज वेइंग बैलेंस डेवलप कर रही है, तो उन बैलेंस की एक्यूरेसी भी बहुत हाई है। नाउ टाइप्स ऑफ बैलेंस, अगर हम बात करें तो 3 तरह के एनालिटिकल बैलेंस हम लोग यूज़ करते हैं। 3 तरह के बैलेंस यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। एक माइक्रो बैलेंस, दूसरा एनालिटिकल बैलेंस, तीसरा टॉप लोड बैलेंस। माइक्रो बैलेंस क्या होंगे? जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, कैपेसिटी बहुत कम होगी इन बैलेंस की। जैसे कि लगभग 1 mg से 20 ग्राम के बीच में आप इस बैलेंस के ऊपर वेट ले सकते हो। 1 mg से कम वेट नहीं ले सकते, 20 ग्राम से ज़्यादा वेट नहीं ले सकते। तो इन बैलेंस की एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, बट इनकी कैपेसिटी बहुत कम होगी। अगर एनालिटिकल बैलेंस की बात करें तो दीज आर द बिल्ट इन वेट कैपेसिटी ऑफ बैलेंस इज 20 mg टू 220 ग्राम। 20 mg से 220 ग्राम तक इसकी कैपेसिटी है बैलेंस की, और मोस्टली जो बैलेंस है वो एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, ये एनालिटिकल बैलेंस। तो अगर आपको 20 mg से कम वेट लेना है तो फिर आपको माइक्रो बैलेंस पे जाना पड़ेगा, लेकिन 20 mg से 220 ग्राम तक अगर वेट लेना है तो आपको एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करना होगा। तो मोस्टली एनालिसिस में जो यूज़ होता है वेट, वो 20 mg से 220 ग्राम के बीच में ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए एनालिटिकल बैलेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद आता है अगला बैलेंस, टॉप लोड बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिजन बैलेंस। इसकी एक्यूरेसी कम होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो बैलेंस एंड एनालिटिकल बैलेंस, बट इसकी कैपेसिटी हाई होती है, हाई कैपेसिटी बट लेस एक्यूरेसी। तो अगर आपको 220 ग्राम से या 100 ग्राम से ज़्यादा आपको वेट लेना तो फिर आप टॉप लोड बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 mg 20 mg से कम वेट लेना है तो माइक्रो बैलेंस। अगर आपको 50 mg 100 mg 20 mg 25 mg इतना वेट लेना है तो फिर उसके लिए आप एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल की। तो जो एनालिटिकल बैलेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपनसेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपनसेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एनालिटिकल बैलेंस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपनसेशन। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें एक सर्किट बना हुआ है, ये मैग्नेट लगी हुई है, मैग्नेट है। इसके अलावा ये बैलेंस का पेन, और ये एक लाइट सोर्स रहेगा, ये एक डिटेक्टर रहेगा। तो जैसे ही आप बैलेंस अब नल पोजीशन में, जब जीरो पोजीशन में रहेगा तो ये जो लाइट सोर्स है इसका कट ऑफ रहेगा डिटेक्टर से। लेकिन जैसे इसके ऊपर हम लोग वेट रखते हैं, जैसे वेट रखेंगे तो ये पेन नीचे की साइड जाएगा। जैसे नीचे की साइड जाएगा तो ये लाइट सोर्स डायरेक्ट डिटेक्टर के ऊपर लाइट स्कैटर करेगा, लाइट भेजेगा डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर उस लाइट को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद एक इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा डिटेक्टर की तरफ से, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो इस सर्किट से होता हुआ वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, एक कोयल के अंदर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इस बैलेंस को ऊपर की साइड लेके जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है इसमें बैलेंस, ऊपर की साइड में मूव करेगा, जिससे क्या होगा कि ये यहाँ से वापस अपनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा और वापस पोजीशन पे पहुँचने के बाद क्या होगा, लाइट सोर्स का कट ऑफ हो जाएगा डिटेक्टर से। जैसे ही लाइट सोर्स का कट ऑफ हुआ डिटेक्टर से तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाना बंद हो जाएगा और बैलेंस अपनी टेयर पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो जितना फोर्स इसे वापस कंपनसेट करने में लग रहा है, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसे कंपनसेट करने में लग रहा है, वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करके देता है ये सर्किट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपनसेशन ऑफ द बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ द बैलेंस। तो लोकेशन ऑफ द बैलेंस जानने से पहले थोड़ा आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना चाहिए। एक वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आपका वर्किंग ये एनालिटिकल बैलेंस वर्क करता है। अब बात करते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ द बैलेंस। बैलेंस को कहाँ लोकेट करना चाहिए हम लोगों को। तो बैलेंस मस्ट बी लोकेटेड ऑन द एंटी वाइब्रेशनल टेबल। एंटी वाइब्रेशनल टेबल पे बैलेंस लोकेट होना चाहिए। इसके अलावा बैलेंस मस्ट नॉट बी लोकेटेड नियर द डोर के आसपास बैलेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एयर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है जिससे बैलेंस स्टेबल रीडिंग नहीं देगा। सो बैलेंस मस्ट नॉट बी लोकेटेड नियर द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट के पास भी आपको बैलेंस नहीं रखना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि आपका मैग्नेटिक स्टेरर जिसमें यूज़ होता हो। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के आसपास आपको बैलेंस नहीं रखना है। बैलेंस मस्ट नॉट बी लोकेटेड नियर द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग हीट। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट के पास भी आपको बैलेंस नहीं रखना है जो कि हीट प्रोड्यूस करते हो। तो बैलेंस मस्ट नॉट बी लोकेटेड इन द रूम वेयर द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर कंट्रोल्ड। तो बैलेंस ऐसी जगह पर लोकेट करना है, ऐसे रूम के अंदर लोकेट करना है जिस रूम की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो। जैसे कि कभी अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का वेट लेना हो तो मॉइस्चर वहाँ पे इंटरफेयर ना करे। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ द बैलेंस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वेइंग प्रोसीजर की। तो वेइंग शुड बी डन इनटू 3 स्टेप्स। वेइंग के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में जो जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको होता है वो चीज़ें आप इकट्ठा करते हो, जैसे कि जो मटेरियल आपको वे करना है वो आप अपने पास रखेंगे। जो ग्लासवेयर आपको चाहिए एनालिसिस के लिए, जिस ग्लासवेयर में आपको वेट लेना है तो वो ग्लासवेयर भी अपने पास रखेंगे। इसके अलावा एक सॉफ्ट ब्रश आपको चाहिएगा, टिश्यू पेपर या बटर पेपर आपको चाहिएगा। इसके अलावा स्पैचुला, फोर्सेप, जो भी आपको लगने वाला है वो सारी चीज़ें आप अरेंज करके रखेंगे अपने पास। तो दैट इज़ द प्लानिंग। इसके बाद सेकंड पार्ट इज चेक द वेइंग बैलेंस। अब आपको वेइंग बैलेंस को चेक करना है। प्लानिंग हो गया कंप्लीट, क्या आपको वेट लेना है, कितना वेट लेना है, उसके हिसाब से आपको अपना बैलेंस सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया था 3 टाइप के बैलेंस। अगर आपको 20 mg से कम वेट लेना है, 10 mg तक वेट लेना है तो उसके लिए आप माइक्रो बैलेंस यूज़ करेंगे। अगर आपको 50 mg, 100 mg, 150 mg इतना वेट लेना है तो उसके लिए आप एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करेंगे। और अगर आपको ग्राम में वेट लेना है, जैसे कि
20 ग्राम, 40 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, तो उसके लिए आप टॉप लोड बैलेंस यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका बैलेंस सेलेक्ट करना है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग। इसके बाद चेकिंग ऑफ वेइंग बैलेंस में हम लोग बैलेंस का एनवायरनमेंट चेक करेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट मतलब उसका क्लीनिंग, इसके अलावा उसका स्प्रिट लेवल, इसके अलावा उसका कैलिब्रेशन डन डेट, कैलिब्रेशन ड्यू डेट, किस डेट में कैलिब्रेशन हुआ है उसका, मंथली और डेली। इसके अलावा इंटरनल कैलिब्रेशन, इसके अलावा उसके अंदर हम लोग एक्टिवेटेड सिलिका रखते हैं ताकि उस चैम्बर का बैलेंस का जो चैम्बर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, तो सिलिका भी एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसके अलावा लॉगबुक एंट्री या फिर स्टेटस लेबल भी अपडेट होना चाहिए उस वेइंग बैलेंस का। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद हम लोग तीसरे स्टेप पे जाते हैं, दैट इज़ द वेइंग ऑफ द मटेरियल। फिर हम लोग एज पर एसओपी या एसटीपी जितना मटेरियल चाहिए उतना वेट लेते हैं। तो जो वेइंग है मटेरियल का वो हम लोग कुछ 3 तरीके से करते हैं। जैसे 3 मेथड्स होते हैं वेइंग के, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। तो मेथड 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैलेंस लेंगे, बैलेंस को हम लोग बैलेंस के पेन को टेयर करेंगे। टेयर कर दिया, टेयर करने के बाद उसके ऊपर हम लोग रिसीवर रखेंगे या बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर रखने के बाद उसे भी टेयर कर देंगे। देन टेयर द एम्प्टी रिसीवर ऑफ द फॉलोज एज फॉलोज, मतलब बटर पेपर को टेयर कर दिया। देन उसके बाद अब क्या करना है, उसमें जितना भी मटेरियल चाहिए आपको, सपोज आपको 1 ग्राम वेट लेना है तो 1 ग्राम मटेरियल उस बटर पेपर के ऊपर आप ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया, जितना मटेरियल आपको चाहिए 1 ग्राम चाहिए तो आप बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मटेरियल आपको लग रहा है वो उस मटेरियल को आप जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है, जो भी आपको लगने वाला है ग्लासवेयर, तो वो ग्लासवेयर अपने पास रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो वेट आपने लिया उसे आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद उस मटेरियल को उस ग्लासवेयर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल। देन वापस एम्प्टी बटर पेपर बैलेंस के पैन के ऊपर रखेंगे। सो फ्रेंड्स, मेथड 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, टेयर द बैलेंस पेन। जो बैलेंस का पेन है उससे सबसे पहले टेयर कर देना है। टेयर करने से क्या होगा, बैलेंस का पेन 0 हो जाएगा। देन उसके बाद उसके ऊपर हम लोग रिसीवर रखेंगे, रिसीवर ऑन द पेन एंड टेयर। उसके ऊपर पेन के ऊपर रिसीवर रखेंगे, जो आपका बटर पेपर या फिर कोई भी रिसीविंग वेसल हो सकता है, जैसे आपका वेइंग बॉटल हो सकता है, तो उसे रखने के बाद उसे टेयर कर देंगे तो वो भी 0-0 हो जाएगा। उसके बाद उस रिसीवर के उस बटर पेपर के ऊपर हम लोग जो मटेरियल हम लोगों को चाहिए वो मटेरियल उसके ऊपर प्लेस करेंगे, ऐड करेंगे उस मटेरियल को। और जैसे सपोज 1 ग्राम मटेरियल मुझे चाहिए तो 1 ग्राम मैं उसके ऊपर मटेरियल प्लेस करूँगा। देन उसके बाद उसकी जो भी रीडिंग आएगी उसे नोट करना होगा। नोट कर लिया, उसकी स्टेबल रीडिंग को नोट कर लिया। देन उसके बाद मटेरियल को ट्रांसफ़र करना होता है वेसल के अंदर। मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया वेसल के अंदर। फिर उसके बाद जो बटर पेपर बचा, एम्प्टी बटर पेपर, उस बटर पेपर को वापस पैन के ऊपर रखना होगा। रखने के बाद जो वेट आएगा दैट इज़ द अनट्रांसफर्ड वेट, उसे हम अनट्रांसफर्ड वेट बोलेंगे। फिर अब हमें पता लगाना है कि कितना मटेरियल हमारा वेसल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है बटर पेपर से। तो उसके लिए ट्रांसफर्ड वेट में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टोटल वेट था मेरा 1 ग्राम, उसमें से मैं ये वेट माइनस कर दूंगा, अनट्रांसफर्ड वेट जो कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, बटर पेपर के ऊपर चिपक गया था, उसे माइनस करने से कितना मटेरियल मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वेसल के अंदर, वो मटेरियल निकल के आ जाएगा। दैट इज़ द ट्रांसफर्ड मटेरियल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेथड 2 की। मेथड 2 में क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले बैलेंस के पेन को टेयर कर देना है। मेथड 2, बैलेंस के पेन को टेयर कर देना है। बैलेंस के पेन को टेयर करने से के बाद क्या होगा, जो भी रिसीवर होगा, प्लेस द रिसीवर एंड नोट द वेट ऑफ रिसीवर। रिसीवर के वेट को नोट कर लेना है। इसके बाद
एम्प्टी रिसीवर का वेट नोट कर लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एम्प्टी रिसीवर का वेट नोट करने के बाद, वेट द एम्प्टी रिसीवर, इसका रिसीवर का वेट नोट कर लिया। देन उसके बाद जितना मटेरियल चाहिए, सपोज एम्प्टी रिसीवर का वेट आया 40.000 ग्राम। अब इसमें जितना, सपोज मुझे 1 ग्राम मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इसके अंदर 41.00 ग्राम टोटल वेट होगा। मतलब ये होगा रिसीवर जिसका ग्राम है 40, जिसका वेट है 40 ग्राम, प्लस सैंपल जिसका वेट है 1 ग्राम। ये दोनों का वेट होगा इतना। फिर उसके बाद यहाँ से मैं वेट ऑफ सैंपल निकाल सकता हूँ। सैंपल वेट इज इक्वल टू 41 माइनस 40 दैट इज़ 1 ग्राम। ये निकल जाएगा। अब इस मटेरियल को, जो मेरा 41 ग्राम आया, रिसीवर प्लस सैंपल का वेट है, इस वेट को मैं उठा के सीधा वेसल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र इनटू वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एम्प्टी रिसीवर बचा मेरे पास, तो जो मेरा एम्प्टी रिसीवर का वेट आएगा उसे मैं वापस पैन के ऊपर रखूँगा। एम्प्टी रिसीवर को प्लेस एम्प्टी रिसीवर ऑन द पैन के ऊपर रख दिया एम्प्टी रिसीवर। एम्प्टी रिसीवर रखने के बाद क्या करना है, जो वेट आया उस वेट को इसमें से माइनस कर देंगे। सपोज वो आया 40.001 ग्राम, इसमें से इस वेट को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो ट्रांसफर्ड वेट होगा। मतलब 41.00 ग्राम में से हम लोग 40.0001 ग्राम माइनस कर देंगे, तो कितना होगा वो 9990, इतना ग्राम वेट होगा। दैट इज द ट्रांसफर्ड वेट। ये है मेथड सेकेंड। अब बात करते हैं मेथड थर्ड की। मेथड थर्ड में क्या करना है आपको, मेथड थर्ड में क्या करना है, बैलेंस के पेन को टेयर करना है। बैलेंस का पेन टेयर कर दिया। देन उसके बाद प्लेस रिसीवर एंड टेयर, रिसीवर रखना है, उसे भी टेयर कर देना है, और जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है। देन ट्रांसफ़र द मटेरियल। ये खासकर लिक्विड के केस में हम लोग ये मेथड थर्ड यूज़ करते हैं। So this is all about 3 methods of the weighing. So अब बात करते हैं हम लोग कैलिब्रेशन ऑफ द weighing बैलेंस। बैलेंस का कैलिब्रेशन कैसे करना है, तो कैलिब्रेशन होता क्या है, सबसे पहले ये बात होती है। कैलिब्रेशन मतलब होता है कि हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड वेट। कुछ स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो कैलिब्रेशन करने के लिए, बैलेंस के कैलिब्रेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड वेट हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो कि होते हैं एज़ पर OIML स्टैंडर्ड। OIML स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग वेट यूज़ करते हैं OIML स्टैंडर्ड के। तो वेट के बारे में मैं तुम लोग बाद में बताऊँगा। तो पहले हम लोग कैलिब्रेशन की बात करते हैं। तो 2 तरह का कैलिब्रेशन होता है, एक तो डेली कैलिब्रेशन, दूसरा होता है मंथली कैलिब्रेशन। तो सबसे पहले डेली कैलिब्रेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है इंटरनल कैलिब्रेशन। इंटरनल कैलिब्रेशन मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बैलेंस के अंदर कुछ वेट सेट करके रखता है, और उस वेट का मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेट करके रखता है। तो जब भी इंटरनल कैलिब्रेशन करना होता है तो बैलेंस ऑटोमेटिकली इंटरनली कैलिब्रेट करता है। इंटरनली वो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है उतने ही वेट का। तो वो फोर्स लगा के चेक करता है कि आप बैलेंस प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट इज़ द इंटरनल कैलिब्रेशन। इसके बाद एंटायर वे ऑपरेटिंग रेंज चेक, मतलब 2 चीज़ें होती है, कैपेसिटी होता है, दूसरा ऑपरेटिंग रेंज होता है। तो ये मैं
इसके बाद बताऊंगा आपको कैसे हम लोग ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करते हैं, कैपेसिटी क्या होती है, ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है। तो एंटायर ऑपरेटिंग रेंज मतलब होता है कि बैलेंस का जो ऑपरेटिंग रेंज है। सपोज कोई बैलेंस है कि आपका 20 mg से लेकर 220 ग्राम 220 ग्राम उसका कैपेसिटी है, या 200 ग्राम उसका ऑपरेटिंग रेंज है। सपोज 200 ग्राम उसका ऑपरेटिंग रेंज है ना, 20 mg से 200 ग्राम तक उसका ऑपरेटिंग रेंज है। तो इस रेंज के अंदर जितने भी वेट होंगे वो सारे वेट रख के बैलेंस के ऊपर चेक करने होते हैं। तो इन वेट का भी अपना एक स्टैंडर्ड मास वैल्यू होता है, और जो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है दैट इज 0.1% ऑफ स्टैंडर्ड मास। स्टैंडर्ड मास का 0.1% होना चाहिए ऑब्जर्व वेट। तो जितने भी वेट होंगे 20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम, जितने भी वेट होंगे सब का स्टैंडर्ड मास होगा। उस स्टैंडर्ड मास का 0.1% की रेंज में रहना चाहिए ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो दैट इज द एंटायर ऑपरेटिंग रेंज। इसके बाद बात करते हैं मंथली कैलिब्रेशन। मंथली कैलिब्रेशन में कुछ पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनल कैलिब्रेशन, इसके अलावा रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी, एंटायर वेट रेंज चेक, इसके अलावा लीनियरिटी, सेंसिटिविटी और एसेंट्रिसिटी। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं। तो रिपीटेबिलिटी की अगर बात करें तो एक वेट को हम लोग बैलेंस के ऊपर रख के चेक करते हैं, एक वेट को बार बार रखते हैं, उसकी रिपीटेबिलिटी चेक करते हैं। रिपीटेबिलिटी चेक करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इज फॉर्मूला है रिपीटेबिलिटी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई डिजायर्ड स्मॉलेस्ट नेट वेट। मतलब ये जो होगा दैट इज मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द बैलेंस। 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू डिजायर्ड स्मॉलेस्ट नेट वेट। तो ये है रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 0.1%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिपीटेबिलिटी। तो ये हुआ रिपीटेबिलिटी। इसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी के लिए हम लोग वेट सेलेक्ट करते हैं। एक्यूरेसी के लिए जो हम वेट सेलेक्ट करते हैं दैट इज वेट सिलेक्शन फॉर एक्यूरेसी 5% to 100% ऑफ बैलेंस कैपेसिटी। बैलेंस कैपेसिटी का 5% से लेकर 100% तक हम लोग वेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे 5% कितना, अगर बैलेंस की कैपेसिटी 220 ग्राम है तो 5% कितना होगा 11 ग्राम। तो हम लोग जो वेट लेते हैं वो 20 ग्राम से लेते हैं, 20 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच में हम लोग सारे वेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम, ये वेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं एज पर यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये जो वेट आएंगे, ऑब्जर्व वेट जो आएगा, मतलब ये 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये वेट रख के हम लोग बैलेंस को चेक करेंगे। जो बैलेंस है वो इन वेट के स्टैंडर्ड जो वैल्यू है नॉट मोर देन प्लस माइनस 0.1% ऑफ स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड मास वैल्यू। मैं बता दूं ये जो स्टैंडर्ड मास वैल्यू है दैट इज द सर्टिफाइड मास वैल्यू ऑफ द वेट, और ये वेट के कैलिब्रेशन से हम लोगों को मिलती है सर्टिफाइड मास वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जो
एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के लिए जो हम वेट ले रहे हैं वो वेट सारे के सारे 0.1% ऑफ सर्टिफाइड मास वैल्यू या स्टैंडर्ड मास वैल्यू की रेंज में रहनी चाहिए। जैसे अगर 20 ग्राम का वेट है, 20 ग्राम का वेट है, इसका जो सर्टिफाइड मास वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, दैट इज़ 19.999 ग्राम है, तो इसका 0.1%, 19.9990 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 100, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 0.1999 0.01999 ग्राम हो गया। अब इस वैल्यू को एक बार इस वैल्यू में ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो एक रेंज आएगी निकल के। जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी जब आप 20 ग्राम का वेट रखेंगे उस रेंज में रहना चाहिए, जो ये रेंज आया है निकल के यहाँ से। फिर उसके बाद बात करते हैं एंटायर वेट रेंज चेक। इस एंटायर वेट रेंज चेक में जितने भी वेट होंगे ऑपरेटिंग रेंज में 20 mg टू 200 ग्राम की रेंज में जितने भी वेट होंगे वो सारे वेट रख के हम लोग चेक करेंगे, और वो सारे वेट 0.1% ऑफ द स्टैंडर्ड मास वैल्यू जो कि हम लोग चेक किए थे डेली बेसिस पे, तो उस रेंज में रहने चाहिए। कुछ इसी तरह से हम लोग स्टैंडर्ड मास वैल्यू का 0.1% कैलकुलेट करते हैं, तो सभी वेट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं लीनियरिटी की। तो लीनियरिटी में क्या होगा कि जो भी आपका वेट होगा और डिस्प्ले वैल्यू होगी उसके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनना चाहिए। जैसे कि आप 50 ग्राम का वेट रखेंगे, 50, 100, 150, यहाँ भी 50, 100 और 150। अब देखो ये होगा आपका डिस्प्ले वैल्यू, ये लोड और डिस्प्ले वैल्यू, लोड और डिस्प्ले के बीच में ग्राफ बनेगा। अब देखो जब मैं 50 ग्राम का वेट रख रहा हूँ, है ना, तो वैल्यू 50 ग्राम ही दिखानी चाहिए उसे। अब 50 ग्राम और लोड बढ़ा रहा हूँ, है ना, 50 ग्राम और लोड बढ़ा रहा हूँ, तो डिस्प्ले के ऊपर 50 ग्राम और लोड बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 100, सेम 150 के लिए 150 ग्राम बढ़ा रहा हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए लोड और डिस्प्ले वैल्यू के बीच में। फिर उसके बाद आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में मैक्सिमम लोड जो आपके वेट के अंदर है वो हम बैलेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस बैलेंस की सेंसिटिविटी चेक करते हैं। मैक्सिमम वेट कितना होगा आपके वेट बॉक्स के अंदर, मैक्सिमम 200 ग्राम होगा, तो 200 ग्राम वेट आप अप्लाई करते हो बैलेंस के पेन के ऊपर और उसका चेक करते हो कि वो कितना सेंसिटिविटी के ऊपर उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इज एसेंट्रिसिटी या ऑफ सेंटर लोड चेक। इसमें क्या होता है कि बैलेंस के पेन के ऊपर, बैलेंस के पेन पहले एक बार सेंटर में वेट रखेंगे, वेट होना चाहिए मिनिमम 30%, मिनिमम 30% ऑफ बैलेंस कैपेसिटी। बैलेंस कैपेसिटी का 30% से कम वेट नहीं लेना है। तो सपोज बैलेंस का कैपेसिटी है मेरा 220 ग्राम, है ना, तो इसके लिए हम वेट लेंगे कितना, 10%, 30% से कम नहीं लेना, मतलब 66 ग्राम, इससे कम नहीं लेना अपने को, मतलब 50 ग्राम वेट नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 100 ग्राम का वेट लेंगे। तो 100 ग्राम को एक बार हम लोग सेंटर में रखेंगे, उसकी वैल्यू को नोट करेंगे जो भी ऑब्जर्व है। फिर उसके बाद एक पोजीशन दैट इज रियर लेफ्ट पोजीशन, C1 पोजीशन यहाँ रखेंगे 100 ग्राम को, इसकी वैल्यू को भी नोट करेंगे। फिर उसके बाद C2 पोजीशन दैट इज रियर राइट पोजीशन, इसमें रखेंगे 100 ग्राम को, इसका भी वैल्यू हम नोट करेंगे। इसके बाद C3 पोजीशन दैट इज फ्रंट लेफ्ट, इस पोजीशन में रखने के बाद भी हम लोग उसका वैल्यू नोट करेंगे। इसके बाद C4 पोजीशन में रखने के बाद हम उसका वैल्यू नोट करेंगे, दैट इज फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट पोजीशन। तो एक ही वेट को हम अलग अलग पोजीशन पर रख रहे हैं और उससे पता लगा रहे हैं कि हमारे ये जो अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए वेट है, जैसे C1, C2, C3, C4, ये सेंटर में रखे हुए वेट से कितना % डेविएट हो रहे हैं। इसकी भी लिमिट है, दैट इज नॉट मोर देन 0.05%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका डेविएशन निकालेंगे कैसे, इसका डेविएशन निकालेंगे हम लोग C1
C1 के लिए क्या होगा, C1 माइनस सी डिवाइड बाई C1 इंटू 100। C2 के लिए हो जाएगा C2 माइनस सी डिवाइड बाई C2 इंटू 100। और C3 के लिए हो जाएगा C3 माइनस सी डिवाइड बाई C3 इंटू 100। ऐसे C4 के लिए निकाल लेंगे C4 माइनस सी डिवाइड बाई C4 इंटू 100। तो हर एक पोजीशन पे हम लोग डेविएशन निकाल सकते हैं और उसकी लिमिट है नॉट मोर देन 0.05%। तो अब हम बात करेंगे मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज। पहला ऑपरेटिंग रेंज और कैपेसिटी के बीच में हम लोग डिफरेंस पता करते हैं। ऑपरेटिंग रेंज क्या होता है कि सबसे पहले कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी मतलब फुल वेइंग रेंज। कैपेसिटी इज इक्वल टू फुल वेइंग रेंज, फुल रेंज ऑफ द बैलेंस। सपोज बैलेंस की कैपेसिटी है 1 mg से लेके 220 ग्राम तक। मतलब कंपनी क्लेम करती है कि इस बैलेंस के ऊपर आप 1 mg से लेकर 220 ग्राम तक वेट ले सकते हो। बट अगर आप बार बार 220 ग्राम मैक्सिमम लोड सेल के ऊपर डालते जाओगे तो लोड सेल के डैमेज होने का चांसेस है। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करते हैं, जैसे मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज और मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज। मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज that is minimum 80% of the balance capacity, minimum 80% of balance capacity। और मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज की अगर बात करें, मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज कितनी होगी, मिनिमम 80% ऑफ द बैलेंस कैपेसिटी। जैसे कि बैलेंस की कैपेसिटी है 220 ग्राम, 220 ग्राम का 80% निकाल लो तो दैट इज़ 176 ग्राम, 176 ग्राम। तो हम लोग कितना ले सकते हैं, हम 80% भी ले सकते हैं, 90% भी ले सकते हैं और 95% भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लेते हैं 200 ग्राम, 200 ग्राम वेट लेते हैं। तो दैट इज़ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज। अब मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज कैसे डिसाइड करते हैं? मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज इसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीटेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब एक वेट को 10 बार हम लोग रखेंगे और 10 बार उसके रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो फिर उसका हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1000, तो निकल के आ जाएगा मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज। टू सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.00001 और मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 100 दैट इज 0.02 ग्राम, मतलब 20 mg। तो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज होगी उस बैलेंस की 20 mg। 20 mg से कम उस बैलेंस के ऊपर वेट नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम आता है, बहुत कम मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन 0.41 d, देन d is the decimal display d is the decimal point। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू 0.41 d मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो यहाँ से जो ऑपरेटिंग रेंज निकल कर आएगी दैट इज द मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि वेइंग बैलेंस को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कैलिब्रेट करना है, कितने टाइप के बैलेंस होते हैं। आगे भी आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।